अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से नहीं भी है तो भी आज का कॉन्वर्सेशन आपके काम का है, क्योंकि सूनर और लेटर आपके भी एरिया में जो सब्सिडी एक्सपर्ट होते हैं, है ना सर, तो उससे भी सब्सिडी जो कंसल्टेंट होते हैं उससे भी आप गाइडेंस ले सकते हो इसका ब्लूप्रिंट यूज़ करते हुए, है ना सर। बिल्कुल। और क्या है, कुछ कुछ स्कीम जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होती है, उसमें कोई ये नहीं है कि यही स्टेट में चलेगी वही स्टेट, तो वो तो अभी हम ऑलरेडी सर्व कर ही रहे हैं। और कुछ स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है जो वो स्टेट्स टू लिमिटेड रहती है, तो हम कुछ स्टेट्स में अभी सर्व कर रहे हैं, कुछ स्टेट में वी आर डेवलपिंग अवर एक्सपर्ट्स। हम लोग यहाँ आपको वो एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं जो इंटरनेट पे आपको कोई भी नहीं दे सकता, और इसीलिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी तुरंत अभी के अभी आप जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल वाला आइकन भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही अच्छी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब बढ़ते हैं आगे। आप लोग जो व्यूअर है उन लोग सोच रहे होंगे कि मैं महाराष्ट्र के ही एक्सपर्ट से क्यों बात कर रहा हूँ, दूसरे स्टेट के एक्सपर्ट से क्यों बातचीत नहीं कर रहा हूँ। रीज़न इसका यही है क्योंकि सबसे एडवांस मॉडल जो है, जितना भी गवर्नमेंट लोन सब्सिडी स्कीम्स का, इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस अभी इस वक्त महाराष्ट्र में हो रही है। इसी वजह से मैं महाराष्ट्र के एक्सपर्ट से ही बातचीट कर रहा हूँ, सो दैट क्योंकि आने वाले दिन में आप देख ही पा रहे होंगे महाराष्ट्र के मॉडल को दूसरे स्टेट भी अपना रहे हैं और उसी के अराउंड ही अपना एग्रो टूरिज्म जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं, है ना, काफ़ी तेज़ी से। महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज़ चलती है। जैसे आप यू कैन नॉट बिलीव, महाराष्ट्र में आईटी पॉलिसी भी है, महाराष्ट्र में टूरिज़्म पॉलिसी भी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी है, फूड पॉलिसी भी है, टेक्सटाइल पॉलिसी भी है, डिफेंस पॉलिसी, एरोस्पेस पॉलिसी, ईवी पॉलिसी। तो महाराष्ट्र इज़ अ स्टेट जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट इज़ वेरी एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग बिजनेसेस, प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज़ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसीलिए इतने पॉलिसीज़ और इतने सब कंप्लायंस के साथ गवर्नमेंट इज़ रेडी, एंड आई वुड से महाराष्ट्र इज फ्यूचर रेडी जी। इसका मतलब जितने भी एडवांस मॉडल है, क्योंकि ये फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं आप इसको, है ना, तो जो भी एडवांस चीज़ें हो रही आज नहीं तो 2 साल या विद इन 3 years डाउन द लाइन आपके भी राज्य में आने वाला है। सो आपको पहले से फ्यूचर रेडी करने के लिए ये मैंने जिम्मेदारी ली है कि जितने काबिल इस इंडस्ट्री के लोग हैं, जो इस एग्रो टूरिज्म इंडस्ट्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सर जैसे लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आपके सामने लाए और एटलीस्ट आप लोगों को बताए कि क्या अभी इस वक्त चल रहा है और आने वाले दिनों में, फ्यूचर में आपके राज्य में भी बहुत जल्द आने वाला है। वैसे सर अच्छे कस्टमर तो हर कोई होता है, ठीक है, लोग जो आपके पास आते हैं, लेकिन कुछ आपके बुरे एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए जब लोगों ने अपने गलती के वजह से आपको परेशान किया। डॉक्यूमेंटेशन जो है, हमने स्कोप ऑफ वर्क भी कुछ डिसाइड करने के बाद भी अगर इनसफिशिएंसी क्लाइंट एंड पे अगर होती है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, तो वहाँ पे हमारा काफ़ी बैड एक्सपीरियंस होता है उसको कंप्लाई करने के लिए, और वी आर आंसरेबल टू गवर्नमेंट ना ऑन देयर बिहाफ। तो हमें भी वो चैलेंज फेस करना पड़ता है, क्योंकि सही तरीके से अगर नई चीज़ें फुलफ़िल हुई तो वो कहाना का प्रोजेक्ट भी अटक जाता है, उसकी सब्सिडीज़ भी अटक जाती है, और उसके रिलेटेड फिर जो फ्लरिश होना था वो प्रोजेक्ट रिलेटेड वो भी सारा इनकम्प्लीट हो जाता है। सो दिस इज़ द बैड एक्सपीरियंस कि अगर वो इनसफिशियंसी या वो जो कमिटमेंट है फ्रॉम द क्लाइंट्स एंड टू सेटअप एन एग्रो टूरिज्म, अगर वो आधे रास्ते में किधर रुक जाता है तो वो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अस। ओके, मतलब वो बैकफायर कर जाता है। बैकफायर कर, राइट। तो इसका मतलब लोगों के सामने वाले डॉक्यूमेंटेशन जो लोग सही से अपना नहीं रखते हैं या फिर उसमें कोताही बरतते हैं, सीरियसली कमिटेड नहीं रहते हैं, और वो बस टाइम पास के लिए बोलते हैं अरे सर्विस प्रोवाइडर को दिया है ना, मैं हेडेक फ्री हूँ, खुद से कुछ जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। ऑब्वियसली सर, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट है, आपको उसकी ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि भाई उधर के डॉक्यूमेंट्स आपको ही मुझे देना है, मैं सिर्फ वेरीफाई करना का काम मेरा रहेगा, उसको कैसे सही फॉर्म में लाने का काम है वो गाइडेंस मेरा रहेगा, अल्टीमेटली वो पेपर वर्क आपसे ही मुझे आना है। सो ये कहाना का लोग थोड़ा सा इसके अंदर लेज़ी हो जाते हैं, या दे थिंक कि यार ये हमारा पार्ट नहीं, ये आपका पार्ट हो सकता है, लेकिन यार यही क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है जो इनिशियली हम लोग देते हैं हमारे क्लाइंट। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आप
सब्सिडी कंसल्टेंट के पास आते हो और अगर आप ये सोचते हो कि बिना आपके इनपुट दिए वो ऐसे ही वो जो सब्सिडी कंसल्टेंट है वो सब कुछ खुद से कर लेंगे, वो खुद से अंतर्यामी बन के तीसरी आंख से आपको समझ लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। उसके लिए आपका सिंसियर एफर्ट्स भी जाने चाहिए। तो सर वैसे आप जब सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसमें एक्सपेक्टेशन मिसमैच यूजुअली किस वजह से होती है? मेन तो यही है ना कि जो जर्नी है ना वो उसको क्लाइंट को या कस्टमर को पहले से हम लोग प्री इन्फॉर्म रखते हैं कि देखो अगर आप ये जा रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट के प्रूफ संभाल के रखना है। अगर आप ये आपके कंपनी के नाम से कर रहे हो और अगर लैंड दूसरे के नाम पे तो आपको ये इसका एक तो लीज एग्रीमेंट करना है या तो कुछ तो भी लिंकेजेस बताना है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना फिर आगे चल के डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आते और हम लोग उसको पूरा जर्नी बता देते हैं ना, देखो पहले ये होने वाला है, फिर ये होने वाला है और इसके बाद ये 10 डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, ये होने के बाद क्लेम होने वाला है और क्लेम होने के बाद हर साल आपको ये कंप्लायंस करना है, आपको हर साल मुझे आपका बिल देना है, आपके मुझे इलेक्ट्रिसिटी के प्रूफ्स देना है, आपको मुझे आपका बैलेंस शीट फाइल हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके सारे प्रूफ देना है, आपके जीएसटी सही तरीके से जा रहे हैं नहीं जा रहे। ये बेनिफिट्स ओवर द ईयर है और ये क्लैरिटी लोगों को नहीं रहती है और फिर आधे इसमें वो लोग जीएसटी तो हमने फाइल ही नहीं किया तो फिर वहाँ पे आप क्लेम क्या करोगे। तो ऐसी चीज़ें मतलब अध कचड़ा जो इन्फॉर्मेशन लेके आते फिर से अपने ही गलती की वजह से खुद फंसते हैं और ब्लेम आप पे ठेलते हैं। सीरियस लोग रैंडम एडवाइस कलेक्ट नहीं करते, वो राइट फिट ढूंढते हैं। एग्रो टूरिज्म में भी यही रूल है। सेम एडवाइस हर लैंड, हर बजट, हर स्टेज और हर पर्सन के लिए फिट नहीं होता है। अगर आपको भी जनरल इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि राइट डायरेक्शन चाहिए तो मेरी एग्रो टूरिज्म फिट एंड डायरेक्शनल कॉल के लिए अभी अप्लाई करो। ये एक एग्रो टूरिज्म का कंसल्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक पेड सेशन है हमारे साथ जहां हम आपकी एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटी बेसिस पे समझते हैं ताकि आपको एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड सही मार्गदर्शन 1-to-1 दे पाए। ये सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर सीरियस पीपल। तो रजिस्ट्रेशन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो देर किस बात की, अभी इस वीडियो के नीचे या ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक कीजिए और रजिस्ट्रेशन करके आप इस सेशन को हमारे साथ अटेंड कीजिए और इसीलिए आपका एग्रो टूरिज्म बिजनेस मैं शुरू करवाऊंगा। तो सर मैं यहाँ तक तो सारी अच्छी मीठी मीठी बातें हो रही है कि सब कुछ ये एकदम केक वॉक है, एकदम स्मूथ राइड है सब, लेकिन मुझे आपकी भी वनरेबिलिटी समझनी है कि आपने अभी तक दूसरों का मिस्टेक तो पकड़ा लेकिन आपने भी तो एज अ कंसल्टेंट गलतियां करी होंगी, है ना सर? तो जब आप एज अ बिगिनर थे आप ऐसा एक गलती के बारे में बताइए मुझे जिससे आपके कस्टमर को नुकसान हुआ और नुकसान होने के बाद आपने क्या सीखा और उस चीज़ के सीखने के बाद आज इतने सालों बाद आज तक हम आपके फ्यूचर कस्टमर्स को उस छोटे से गलती की वजह से आज तक फ़ायदा होता रह रहा है। जी देखो बहुत सारे जगहों पे मेरा कुछ पास एक्सपीरियंस है, कभी कभी रिजेक्शन हो जाता है और हम लोग क्लाइंट को नहीं बताते हैं या कुछ स्क्रूटिनी आती है जिसकी इन्फॉर्मेशन कभी मेरे को भी नहीं थी क्योंकि चैलेंजेस नए थे तो मुझे नहीं पता ये एप्लीकेशन सबमिट करने का, ये दो डॉक्यूमेंट भी गवर्नमेंट मांगेगी और ये तब 2 डॉक्यूमेंट मांगने के बाद अरे ये तो ना मेरे स्कोप में है ना क्लाइंट के स्कोप में है और मुझे वो फियर जब इनिशियल स्टेज में था, अब ये काम कौन करेगा और वो चक्कर में हम किसी को नहीं बताते कि यार ये रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट से नहीं आई है जो मुझे भी नहीं थी और वो चक्कर में फिर एक तो उनके बेनिफिट्स डिले हो गए हैं या बेनिफिट्स लेने के लिए जो लाइसेंसेस लग रहे थे उसको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई है। तो ये भी कुछ फेलियर मेरे एक्सपीरियंसेस में रहे कि शायद, और पॉलिसीज़ है वैसी रहती है कि थोड़ी अनसर्टेनिटी तो हमेशा रहती है कि नई पॉलिसी है, नए डिपार्टमेंट है, नई रिक्वायरमेंट आ सकती है और कुछ हमारे सबमिशन अगर सही से नहीं हुए तो गवर्नमेंट 2 डॉक्यूमेंट प्रूफ के हिसाब से और ज़्यादा मांग लेती है और वहाँ पे फिर हम लोग कभी इनसफिशिएंट हो जाते हैं या क्लाइंट इनसफिशिएंट हो जाते हैं तो वी हैव टू बेयर विद द टाइम और वी हैव टू बेयर विद द गवर्नमेंट नोटिसेस और वो सारा फेलियर हमारे एंड पे भी कभी कभी इनिशियल स्टेज में तो हुआ है और हम उससे सीखे
इसलिए मैं बोलता हूँ ना, इसकी एक जर्नी है। ये जो एप्लीकेशन वर्क है, गवर्नमेंट से फंड लाना है ना, लर्निंग कर्व है। और कितने साल का लर्निंग कर्व था सर आपका? सर ये 12 साल आप पकड़ लीजिए तो है ही। अब आप सोचिए, अगर आप खुद से करने जाएंगे, ट्रायल्स एंड एरर्स करते करते 10 से 12 साल बीत जाएंगे, तब आप इनके लेवल तक आ पाएंगे, है ना। और पॉलिसी का सर यही पार्ट है, ये 4 साल 5 साल के लिए पॉलिसी आती है। आप अगर खुद से करने जाओगे, आप तो समझने में 3 महीने निकल जाएंगे आपके, 6 महीने आपको एप्लीकेशन कैसे करना है वो समझने में चले जाएंगे, 1 महीना तो आपको ये रूट समझने में पता चल जाएगा कहाँ सबमिट करना है, और उसके बाद चालू होता है कि गवर्नमेंट का रिप्लाई कब आएगा। तो ये जो सारा है ना, और सब टाइम का गेम है। ये आज गवर्नमेंट चाहती है टूरिज्म फोकस गवर्नमेंट, आज ये 5 साल गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें टूरिज्म डेवलप करना है, आप रेडी हो गया। तो जो भी अगर इसके अंदर रेडी है ये गेम में, उन्होंने बिना टाइम जाए कि नाउ इज़ द टाइम फॉर एक्सपर्ट्स। हम भी अगर किस चीज़ को हम भी कहा इनसफिशिएंट, तो इवन वी हायर एक्सपर्ट्स। तो इसीलिए हमें भी कभी कुछ दिक्कतें आती है ना। अभी टाइम है एक्सपर्ट का, सबके पास 24 घंटे है, और जितना फास्ट देखो, टूरिज्म या बिजनेस वाले का काम है बिजनेस करना, उसका पूरा फोकस उधर इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके साथ जो लगता है, उसने एक्सपर्ट अगर हायर किए तो उसका काम जल्दी होगा, उसका प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट फास्ट होगा, उसका पूरा वॉच और अटेंशन बिजनेस डेवलपमेंट में ग्रोथ पे रहेगा। अगर वो ही ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगेगा तो टाइम भी जाएगा, ना क्लैरिटी से काम होगा, और जिस चीज़ के लिए इतना टाइम मिला है वो टाइम के अगेंस्ट में उतना रिटर्न भी वो आदमी का उधर डालने, आई डोंट थिंक सो इट इज वर्थ हिज टाइम एंड एनर्जी। एग्जैक्टली राइट। इसका मतलब सर बोल रहे हैं इनडायरेक्टली कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। सर यही चीज़ समझाना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ इसलिए भी मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए, अगर आप आउटकम पेन अगर उससे बचना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस पेन लेना पड़ेगा। तो प्रोसेस पेन अगर लेना पड़ेगा तो फिर आपका पुराना, फिर खुद से ट्राई करेंगे तो फिर वो समय भी जाएगा, ट्रायल्स एंड एरर्स भी बहुत सारे होंगे, है ना। लेकिन आप अगर उस प्रोसेस पेन से बचना चाहते हैं, ब्लड स्वेट टीयर्स, अनसर्टेनिटी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सबसे बचना चाहते हैं, एक सर्टेनिटी आप अगर अपने काम में ऐड करना चाहते हैं, तब उसमें फिर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़ती है। तो सर यूजुअली लोगों को अपनी तरफ से करते तो कितना समय लगता है, और आपके पास जब आते हैं तो इस प्रोसेस को, क्योंकि सर गवर्नमेंट के पास सबमिट करना वो एक अलग कहानी है, ठीक है, वो अपने हिसाब से करे, लेकिन इस प्रोसेस में उनको जब एज ए बिगिनर जीरो से खुद से करते हैं कितना समय लगता है, और आपके पास आते हैं तो कितना समय? सर आज कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, उसको वो 10 बार भी पढ़ लेना, वो बेनिफिट नहीं बता सकता कि मेरे को 1 करोड़ लगाने के बाद गवर्नमेंट से बेनिफिट कितना मिलेगा। ये ही आइडेंटिफिकेशन में उसके हाथ में जब तक सैंक्शन नहीं आएगा ना, तब तक वो ये इसके अंदर रहेगा कि यार मुझे कितना बेनिफिट मिलने वाला है। और हम आज ही वो चीज़ आपको क्लियर कर दे रहे हैं ऑन द स्पॉट आपके फर्स्ट विजिट में, कि भाई अगर ये है तो ये बेनिफिट्स है, ये नहीं है तो ये बेनिफिट्स है। सेकेंडली कि ये डॉक्यूमेंटेशन आप, चलो फॉर एग्जांपल आप समझ गए बेनिफिट्स कितने, आपने प्रोसीजर स्टार्ट की, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने मांगा क्या है, आपको देना क्या है, व्हाट शुड बी मैच्ड। आप डूज और डोंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशन वर्क में। ये भी आपको क्लैरिटी आपको फर्स्ट डे ही मिल जाती है। मतलब आपका जो समय है डॉक्यूमेंटेशन को लेने में, या आपकी शुरुआत से ही अगर आप हमारे से जुड़े हुए, तो आपको एक पिक्चर रहता है ना कि कन्वीनियंस रहता है, हमको ये 4 डॉक्यूमेंट देने, ये 4 करके हमारा काम होने वाला है। लेकिन जब आप खुद से करने जाओगे, आप उलझ जाओगे डॉक्यूमेंट जमा करते करते, लेकिन आपका कभी वो फुलफिलमेंट होता नहीं, और फिर इस लेवल पे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या फिर गिव अप कर देते हैं, यार अब छोड़ दो, ये सब टाइम भी जा रहा है, ना डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है और ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सरकारी दफ्तर में आके सिर्फ टेबल टू टेबल धक्के ही खाते रह जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली समाधान कुछ नहीं मिल पाता है। हाँ ऑब्वियसली सर। और क्या है ना, डिपार्टमेंट में भी एक, मतलब आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, लेकिन डिपार्टमेंट में भी कि एक डिपार्टमेंट में कोई एक आदमी के पास सारी चीज़ें नहीं होती है, उसको भी इंस्पेक्शन वाले को उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट देनी है, अप्रूवल टीम को अप्रूव करना है, कमिटी बैठती है, कमिटी उसको डिसाइड करेगी विच प्रोजेक्ट शुड बी गिवन सब्सिडी, विच शुड बी नॉट। तो इट इज़ ऑल अ प्रोसेस। गवर्नमेंट अगर फंड दे रही है तो उतना वो जान के भी लेगी ना, उनका भी एक रुपया इंपॉर्टेंट है। सो फॉर दैट रीज़न ये, और लोगों को ये सारा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, एंड वी आर व्हेन वी कम इन पिक्चर, तो ये सारे इज आउट करने का काम हमारा हो जाता है।
तो सर अभी इस एग्रो टूरिज्म इंडस्ट्री में आपको क्या दिखाई दे रहा है ट्रेंड्स गवर्नमेंट के तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से, कि आने वाले दिनों में और क्या बेटर चीज़ें सरकार कर रही है लोगों को और बेटर फैसिलिटेट करने के लिए? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पॉलिसी पब्लिश कर देती है जो गवर्नमेंट डोमेन में इट इज़ ओपन फॉर ऑल। बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स लाती है जहाँ पे आप सब ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हो। जब नई कोई स्कीम आती है उसका प्लेटफॉर्म बनने शायद टाइम लग जाता है, इस बीच में कहाँ जाना है क्या जाना है ये भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और अपॉर्चुनिटी सर इतनी सारी है क्योंकि हर एक स्टेट अभी कॉम्पिटिटिव बन रही है हर एक सेक्टर में। हर एक स्टेट इज़ वेरी मच सीरियस अबाउट गेटिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काइंड ऑफ। जितने ही प्रोजेक्ट हैं हर एक स्टेट उतना कॉम्पिटिटिव बन रही है कि एक स्टेट अगर 10% दे रही, दूसरा स्टेट 15% दे रहा है, दूसरा स्टेट 15 दे रहा है, तो कोई इंसेंटिव में ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। तो ये बहुत सभी स्टेट्स में बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए देर आर दैट लेवल ऑफ पॉलिसीज कमिंग अप। और ये पॉलिसीज को सर्व करने के लिए गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव को, पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को सर्व करने के लिए वो एक्सपर्ट्स ही लगेंगे या वो टीम ही लगेगी जो डेडिकेटेडली एक ब्रिज बन के फॉलो अप देके जो गवर्नमेंट और एमएसएमई या बिजनेस ओनर है उसके बीच में पूरा ब्रिज बन के काम करेगी ताकि ये काम को एक्सपर्टाइट हो, गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो और जो इसके एंड बेनिफिशियरीज है उन तक ये स्कीम जाके ये भी बेनिफिट या इनको भी ये बेनिफिट मिले। तो ये ब्रिज तो बनना ही पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट भी सब जगह नहीं पहुंच सकती और बिजनेस ओनर भी सब जगह नहीं पहुंच सकते। तो फॉर दैट रीज़न ये पूरे एग्रो टूरिज्म या सब्सिडीज रिलेटेड जितना भी वर्ल्ड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, जितना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन, टू सर्व द एमएसएमई, टू सर्व द बिजनेस ओनर। गवर्नमेंट्स में आजकल स्टेट गवर्नमेंट्स में काफ़ी होड़ लग रही है कि कौन अपने स्टेट का इनकम बढ़ा सकता है। इसमें अभी यूपी आपने देखा होगा काफ़ी अग्रेसिवली इकोनॉमी के पीछे जा रही है, सारे अग्रेसिवली काम कर रहे हैं एंड आई होप वहाँ पे भी जो सब्सिडी एक्सपर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सर मैंने एक और भी चीज़ जो समझा है जो एग्रो टूरिज्म का काम करते हुए अक्रॉस इंडिया, वो ये है कि जितने भी स्टेट्स है अपने आप को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाने के लिए वो क्या कर रही है, एक तो सर्कुलर इकोनॉमी है ना और इंटरनल इकोनॉमी, दोनों का पावर इंजन जोड़ के वो कर रही है। इनफैक्ट मैंने एक बहुत ही अच्छा मॉडल वेस्ट बंगाल में देखा था। अब मुझे वहाँ पे स्टडी करने से, मैं और मेरी टीम वहाँ पे गए थे वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे एक एग्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट था और उस एग्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी एक खासियत ये थी कि उन्होंने इतना अच्छे से एम्प्लॉयमेंट, एकदम दूर दराज में जंगल के बीच में वो एग्रो टूरिज्म सेंटर है और उसने वहाँ पे इतना अच्छा इकोनॉमी डेवलप कर दिया कि एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट हुआ, 20% जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट कर रही है उस एरिया के उसमें, जिसका कि सूद गवर्नमेंट को है भी नहीं उतना अच्छे से, है ना। आई वाज जस्ट इमेजिनिंग कि वही सेम चीज़ अगर जितना यहाँ पे महाराष्ट्र में जो एग्रो टूरिज्म सेंटर्स है, हर एक रीजन पे, हर एक गांव, जिला, तालुकात में अगर एक एग्रो टूरिज्म सेंटर भी है तो वो बाई 20% जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इंटरनल इकोनॉमी और सर्कुलर इकोनॉमी के दोनों पावर इंजन्स को जोड़ते हुए ये हो पा रहा है, लेकिन इसको और तेज़ी से फैसिलिटेट करने के लिए मुझे लगता है सब्सिडी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी मार्केट में। डेफिनेटली सर, डेवलपमेंट सिर्फ स्टेट को एक एंगल पे करके कोई पॉइंट नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे स्टैग्नेंसी आ जाती है। आपका मार्केट है कितना, चलो इतना है, एक बार ऑक्यूपाई हो गया तो खत्म। सर्कुलर इकोनॉमी और ओवरऑल डेवलपमेंट पूरे रीजन में होना भी उतना ही ज़रूरी है। मतलब आप सिर्फ इंडस्ट्री अगर मुंबई पुणे में ही लाओगे तो बाकी के रीजन हाँ तो वहाँ पे पोटेंशियल है ना, ऐसा नहीं पोटेंशियल नहीं। तो गवर्नमेंट के पॉलिसी निकालने के पीछे यही रीज़न होते हैं कि इक्वलाइजेशन हो, सारे स्टेट में बेनिफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आए। और ऐसा ही नहीं कि गवर्नमेंट यही प्रमोट करे वही प्रमोट, गवर्नमेंट हर एक सेक्टर को, क्योंकि यार अगर बिजनेस आएगा, अगर इनकम बढ़ेगी, अगर एम्प्लॉयमेंट होगी तो जीडीपी बढ़ेगी, तो इकोनॉमी बढ़ेगी। और फॉर दैट रीज़न सिर्फ गवर्नमेंट इसी के लिए नहीं तो भाई अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट में भी काम कर रहे हो कुछ ना कुछ स्कीम है, अगर आप इसमें भी काम कर रहे हो तो कुछ ना कुछ स्कीम है। तो ऐसे बहुत सारे डीप डाउन जाना पड़ता है कि कौन से सेक्टर के लिए क्या स्कीम अवेलेबल है। और अगर स्टेट फुल्ली फ्लरिश होती है, पूरी रीजन में अगर फ्लरिश होती है तो गवर्नमेंट
तो जीडीपी उस स्टेट का अच्छा होता है, तो वो कॉम्पिटिटिव बनती है दूसरे स्टेट से। और यही रीज़न होता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी आने वाले टाइम में भी इंट्रोड्यूस करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जैसे प्रोफेशनल एक्सपर्ट हो गए, इस चीज़ के फैसिलिटेटर है कि इस प्रोसेस को आप मतलब फास्ट करने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो गैप है ना, ये बिजनेस ओनर और गवर्नमेंट का, क्योंकि बिजनेस ओनर को बिजनेस करना पड़ता है, उसको ये कंप्लायंस की ट्रेनिंग नहीं दी है कहाँ पे। आप कोई भी वर्ल्ड उठा के देख लो, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोई ये ट्रेनिंग मॉडल है ही नहीं ना इस चीज़ के अंदर, क्योंकि पॉलिसीज चेंज हो रही है, लाइसेंसेस चेंज हो रहे हैं, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, सस्टेनेबिलिटी और ये कार्बन क्रेडिट आने की वजह से गवर्नमेंट अभी और इफिशिएंट हो रही है कि आपके प्रोसेसेस भी। अभी इसका कहाँ पे कुछ ट्रेनिंग या ऐसा किधर कुछ है ही नहीं, कोई बी स्कूल में भी नहीं है। सो फॉर दैट रीज़न ये एक्सपर्ट ही लोग हैं जो रेगुलरली इसमें इन्वॉल्व है, जो अच्छा असिस्टेंस दे सकते गवर्नमेंट को भी कि उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए, उनके पूरे स्टेट में अच्छा कंप्लायंट एटमॉस्फेयर रखने के लिए फॉर द इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी वो एक्सपर्ट ही है जो काम करेगा अच्छे से उसको कंप्लायंट रखने के लिए, ताकि उसको गवर्नमेंट का कुछ ऑब्लिगेशन ना फेस करने मतलब दोनों पार्टीज को जोड़ के दोनों साइड में बेनिफिट को ये करना। बिल्कुल, एक एक्सपर्ट का काम वही है कि वो गवर्नमेंट की भी साइड को देखे और एमएसएमई के भी या बिजनेस ओनर के भी साइड को देखे, और सही तरीके से उसको पोटेंशियली उस चीज़ को फुलफिल करके उस चीज़ें कंप्लीट करें। आपकी इनिशियल मीटिंग जब होती है, गवर्नमेंट आपको कमिट करती है, गवर्नमेंट उसका भी एक सर्वे का टाइम लेती पॉलिसी बनाने के लिए, देखने के लिए कि इसको कैसे बेनिफिट दिए जाएंगे, उनका भी इकोनॉमिक्स उनको देखना पड़ता है। 10,000 करोड़ देने पड़ेंगे ये पूरे इंडस्ट्री को अगर ये पॉलिसी लाई, तो इसके लिए हमारे पास क्या बजट है, फिर इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रखनी चाहिए, कम से कम 2,000 की एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कम से कम 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ऐसे सब डिसीजंस लेने में टाइम जाता है, क्योंकि कमिटी रहती है, पॉलिसी मेकर्स रहते हैं, और वो पॉलिसी मेकर्स निकलते साल भर 1.5 साल लग जाता है, और मीनवाइल बिजनेस ओनर उसके स्पीड से बिजनेस ठोक देता है। अब वो चक्कर में जो उसका पहले प्रोजेक्शन था कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव मी बेनिफिट्स ऑफ दिस, वो पॉलिसी जब आ जाती है तब वो टाइम फ्रेम डिले हो जाता है, या वो उसने कमेंसमेंट ऑपरेशन पहले कर दिया रहता है और पॉलिसी बोलती है आज के बाद जो कमेंसमेंट स्टार्ट करेगा उसको हम बेनिफिट देंगे, ले तो पीछे रह गया। राइट। तो ये इसमें वो प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि बहुत हैंड इन हैंड है ये जी। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट का डिले होता है, कभी अपन ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड रहते हैं, कभी अपन ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड होने की वजह से गवर्नमेंट नहीं कंप्लाई कर पाते अपने स्पीड को, तो वो चक्कर में बेनिफिट्स रह जाते हैं। हाँ, इफ़ यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट बेनिफिट्स, आप आपके स्पीड से चलो, गवर्नमेंट मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो मैं मेरा कर लूंगा। तो ये वो माइंडसेट रख के चलना है कि एप्लीकेशन करना अपना जिम्मेदारी है, कर दिया, मिला या ना मिला वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, लेकिन करते रहो कोशिश, है ना। नहीं, वो अलग पार्ट हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है पॉलिसी के ऊपर, ये पॉलिसी के ऊपर ध्यान रखना है, कब कौन सी पॉलिसी अनाउंस हो रही है, या मेरे को जब अगर गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि मैं ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आने वाले 1 साल भर में हम लोग पॉलिसी लाएंगे, आप 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करोगे क्या? हाँ सर हम करेंगे। अब उसने 1 साल पॉलिसी बनाने में ले लिया, और उसने तो उसको लैंड लेना चालू हो गया, कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, उसने प्रोडक्शन भी चालू कर दिया, क्योंकि सब टाइम फ्रेम बेस्ड होते हैं। प्रोजेक्ट्स भी रुक नहीं सकते किसी के लिए, क्योंकि कॉस्ट इन्वॉल्व है। हाँ, और ये जो है ना, ये सिर्फ असिस्टेंस है, गवर्नमेंट इज जस्ट गिविंग असिस्टेंस टू, if you are doing so much employment, if you are doing so much investment, if you are doing such a good project in the state of in the country, तो आपको वो सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट आपको दे। और जब वो पॉलिसी निकालते, शायद 2-4 कंडीशंस ऐसे आ जाए जिसमें आप इनएलिजिबल हो जाओ। जैसे 2-4 कंडीशंस, जैसे भाई प्रोडक्शन, आज पॉलिसी अनाउंसमेंट करने के बाद अगर आप प्रोडक्शन में गए हो या आपने आपका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, तो देन एंड देयर ओनली यू आर एलिजिबल। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पिछले 1 साल की है तो हम पकड़ेंगे, उसके 2 साल पहले की होगी तो हम नहीं पकड़ेंगे। तो गए वो 2 साल, वो जो 2 साल की जो इन्वेस्टमेंट है वो गई जी। ये तो ब्लंडर है। राइट। हाँ, तो ये ऐसी सारी चीज़ें रहती है, तो बहुत सेंसिटिव है, इसलिए रिजेक्शन भी बहुत ज़्यादा लेवल पे भी होते हैं ना एप्लीकेशन। बड़े को अगर इतना रिस्की है तो छोटे कितने रिस्की है, मैं तो ये ऐसा रिलेट करता हूँ। जैसे एग्जांपल बताइए सर। मतलब अभी सर बड़े तो वॉल्यूम एक ही है, समझो 2 या 10 प्रोजेक्ट आएंगे उसके अंदर, लेकिन छोटे का वॉल्यूम कितना है? 200 है। आज 200 यूनिट एक साथ लग रही है,
और अगर वो अवेयर नहीं है या वो अवेयर नहीं है क्या क्या पॉलिसीज आ रही है, क्या क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं, क्या मैं मतलब इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपका क्लियर चाहिए कि आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, रोड मैप क्लियर चाहिए। क्योंकि एक बार आप चालू कर दिया है हाँ, और बाद में आप आधे अधूरे में आ जाओगे 3 साल बाद, भैया अपन ने तो बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है, फिर लोगों को दिक्कत होती है, अब चल नहीं रहा है धंधा, अब फिर चलो ये सब देखते क्या क्या मिल रहा है। और फिर वो चक्कर में जब हमारे पास आते तब वो इनएलिजिबल होते, तब उनके डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं होते, तब उनके सबमिशन एक्सेप्ट नहीं होते, तब उनके सब डेट बेस होने के कारण तो वो मिस आउट कर देते हैं बेनिफिट। इसका मतलब यहाँ पे सर बताना चाहते हैं कि अगर आप रियली प्रोफेशनल रोड मैप पहले बना लेते हैं कि जिस टाइम में गवर्नमेंट ऐसा के अपना पॉलिसी निकाले उस टाइम पे आप उसको मैच करा रहे हैं ऑन द वे इन बिटवीन, तभी जाके आप फिर राइट टाइम में राइट जगह पे राइट चीज़ों के लिए रिसीव करने के लिए, सब्सिडी स्कीम्स रिसीव करने के लिए आप उस समय एलिजिबल होंगे, है ना? राइट डेफिनेटली। उससे ना तो पहले और उससे ना तो बाद में, उसी टाइम में ही आप चाहिए हो। बहुत सारे सर्टन कंडीशंस होते हैं हर एक स्कीम के, आपको वो सारे कंडीशंस को भी फुलफिल करना है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं करना है, वो डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ को भी फुलफिल करना है, उसके जस्टिफिकेशन को भी फुलफिल करना है। तो उसके लिए आपको बिफोर इन्वेस्टमेंट यू शुड बी अवेयर कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, अकॉर्डिंगली यू शुड प्लान योर ऑल डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग और सब्सिडी के रिलेटेड एप्लीकेशन वगैरह आपने वो हिसाब से ही प्लान करना चाहिए। तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो गवर्नमेंट से बेनिफिट फिर आपको मिलेगा भी वो, नहीं तो फिर बहुत लोगों का डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, अरे मुझे तो गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट ही नहीं किया है, मुझे कुछ मिला ही नहीं, बिकॉज आप वो ढांचे में बैठे ही नहीं। राइट तो इसका मतलब एक तो सर से बातचीत करते हुए मुझे क्या समझ में आ रहा है, एक तो गवर्नमेंट का अगर स्कीम निकलने वाला है, अनाउंसमेंट हो गई है, तो तुरंत अखाड़े में मत उतरो, ठीक है? सबसे पहले आप प्रोफेशनल से पहले पता कर ले कि उस टाइम लाइन में क्या आप मैच कर रहे हो कि नहीं, सही टाइम पे सही जगह कागज पत्री के साथ आप वहाँ पे अवेलेबल हो पाओगे कि नहीं, क्योंकि जिस टाइम में मिड ऑफ द वो अनाउंसमेंट किया है एक सर्टेन टाइम फ्रेम के दौरान, अनाउंसमेंट एक है, पॉलिसी आना एक चीज है, उसके गाइडलाइंस आना एक अलग चीज है। राइट तो इन तीनों फेजेस को समझना बारीकी से, जितना सर समझ के बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली अनाउंसमेंट कर दिया और आप बहुत खुश हो के अपने हिसाब से करते जा रहे हैं, अपने को मिल जाएगा मिल जाएगा, तो फिर वो भगवान भरोसे वाला काम करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। सो धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा गाइड किया, इतने कम समय में इतने सारे लोगों को पूरा डिटेल में बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए, आज सर का बाय द वे ऑफिस भी है, पीछे स्टाफ भी है बैठे हुए, सर ने हमको एक्सक्लूसिवली टाइम दिया ताकि वो आप जैसे जो एग्रो टूरिज्म एंथुजियास्ट या फिर फार्मिंग एंथुजियास्ट या नेचर लवर, जो आप लोग जैसे जो एग्रो टूरिज्म में इंटरेस्टेड है, आप लोगों को गाइड कर सके। थैंक यू। तो सबसे पहले आपको भी सर, आपने ये जो भी क्वेश्चनर लाया, क्योंकि हमारे फील्ड में इतना खुल के बात नहीं करते लोग, और ये लोगों तक जाएगा, ये लोगों तक पहुंचेगा। बहुत मुझे भी इससे एक्सपेक्टेशन है कि बहुत लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा, और आप ऐसी ही चीज़ें करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस होल एपिसोड टू द पब्लिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।